जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में, जिसमें हम प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बैटरी की। क्या होती है ये बैटरी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को इस तरह से अरेंज करना कि वो एक एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करे, इसी को बैटरी बोला जाता है। आज मुझे ऐसे लगता है जो कंप्लेंट आ रही थी कि मैं शायद बहुत छोटा लिखता हूं या कुछ भी इस तरह का, शायद अब से नहीं आएगी, क्योंकि मेरा मानना है कि अब आपको साफ नजर आ रहा होगा इसमें, क्योंकि शायद मेरे से गलती हो रही थी। मैं इसको काफी इसके फॉन्ट साइज को कम लेकर चल रहा था, और अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप कमेंट कर देना, कुछ और चीज चेंज करने की कोशिश करते हैं जो मेरी समझ के अंदर हो, मैं समझा सकूं आपको भी। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। एडवांटेजेस, क्या क्या खूबियां हैं इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ दिक्कत क्या थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज के कारण जो वोल्टेज एकदम से ड्रॉप कर जाती थी, इसमें वो दिक्कत नहीं होती है। एक तो ये है इसकी खूबी। दूसरी इसकी खूबी ये है इसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मुकाबले। तीसरी खूबी ये है, ये हल्की है, कम जगह घिरती है, कॉम्पैक्ट मतलब कम जगह घिरती है, और एक जगह से इसको दूसरी जगह पर लेकर जाना क्या है, आसान है। ठीक है, तो हमारे पास है कितनी तरह के सेल्स है, देखिए, जिनकी कि हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। 3 तरह के सेल्स की हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल की, कि होता क्या है ये प्राइमरी सेल। कहता है इस तरह के सेल्स जिनमें जो एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड्स है, उन पर जो सेल रिएक्शंस होती हैं, उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते आप। और एक बार अगर सेल डेड हो गई, इन्हें काम करना बंद किया, तो ऐसा नहीं कि आप इनको दोबारा से चार्ज करके काम करवा सकते हो। ऐसे सेल्स कहलाते हैं आपके प्राइमरी सेल्स, जैसे कि पेंसिल सेल जो आप घड़ी वगैरह में डालते हैं, ठीक है, वॉल क्लॉक में जो डाले जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो देखिए इसी के एग्जांपल को लेते हैं। हमारे पास यहां पर जो पहला हम प्राइमरी सेल डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्राई सेल। क्या कुछ होता है इसके अंदर, पहले उसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीजें, क्या कुछ होती हैं, उनकी बात करते हैं। ये हमारे पास है ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ कंटेनर देख रहे हैं, जिंक का कंटेनर है, ठीक, और ये एनोड की तरह काम करता है इसके अंदर। जो ग्रीन कलर से आप पेस्ट देख रहे हैं, ये आपका है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है। ये इससे अंदर जो आप एक और बीकर टाइप देख रहे हैं, क्या पोरस पेपर है ये। इसके अंदर जो ये पर्पल कलर का पेस्ट आप देख रहे हैं, ये है, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कॉक है ये। और अंदर जो इलेक्ट्रोड, उसकी बात हम कर ही चुके हैं, जो कि ग्रेफाइट है आपकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, और क्योंकि ये जिंक के कंटेनर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये क्या करता है, जो जिंक का कंटेनर है इसको कोरोड करता रहता है। मतलब अगर ये सेल यूज नहीं भी हो रहा है ना, तब भी ये जो अमोनियम क्लोराइड है जिंक के कंटेनर को कोरोड करता रहेगा, उसको धीरे धीरे खाता रहेगा। ऊपर से इसमें एक सील लगी रहती है यहां पे ऐसे, ठीक है।
देखिए इसमें क्या कुछ सेल रिएक्शंस होती है उसकी बात करते हैं, एनोड कैथोड रिएक्शन की बात करते हैं। इस पर जिंक का जो कंटेनर है वो क्या करेगा, टूटना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जो कि जिंक के कंटेनर पर ही फैले रहेंगे, यहां पर रहेंगे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फैल गए, और जो जिंक था वो इसमें से टूट टूट के क्या यहां पे आने लग गया, जहां पे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर था, पेस्ट था यहां पे, ठीक है। कैथोड पे क्या होता वो देखिए, एक बार ये देखना सब कुछ बैलेंस है कि नहीं है। नाइट्रोजन यहां पर 2 है, यहां पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 6 और 2 8 हाइड्रोजन है यहां पे, ठीक है, सॉरी 8 ही है, 4 दुनिया 8 हाइड्रोजन यहां पे, ऑक्सीजन यहां पे 4 है, तो 3 और 1 4, तो सब कुछ बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन ठीक है। अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं, जो कैंसिल होता है उसे काट के, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, जो बचता उसे नीचे लिख देते हैं। अब क्या बचता, ओवरऑल रिएक्शन में क्या आता है हमारे पास, जिंक है, ठीक है, और हमारे पास अमोनियम आयन है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, प्रोडक्ट साइड में जिंक आयन हो गया, हमारे पास अमोनिया हो गया, वाटर, ये सब हमारे पास है प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। अब इसमें कुछ बात ध्यान रखो, एक तो ये जो अमोनिया गैस इसमें रिलीज हुई है ये सेल से बाहर नहीं जाती है, ठीक है, ये क्या है, सेल से बाहर नहीं जाती है, ये क्या करती है, ये जो अमोनिया गैस है वो जिंक Zn2+ और Cl- इनके साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, ZnNH3 का ट्वाइस Cl2, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। दूसरी चीज, जब भी ओवरऑल रिएक्शन में आपको आयन्स नजर आएंगे, जैसे यहां पे आयन आ गया, ये आयन नजर आएंगे, तो ऐसा सेल एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं दे पाएगा, कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं रखेगा। जैसे इसमें इसकी रेंज क्या होती है, इसका पोटेंशियल रहता है 1.25 से लेके 1.50 वोल्ट तक, इसके बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो ये जो हमने बात की है ये सारी थी ड्राई सेल के बारे में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एनोड कैथोड रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने यहाँ पे टेबल लिखी हुई थी एक, सारा उसी के बेस पे चलता है ये, कि कौन कहां पे आ रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो जो Mn है, ये जो Mn है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो इसका ये क्या है आपका +4 में है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने में है, ये यहाँ पे +3 में है। जिंक जा रहा है 0 से +2 में, ये जा रहा है आपका +4 से 3 में। ये जो नाइट्रोजन है तो यहाँ भी आपका -3 में है, और यहाँ भी किस में है आपका -3 में ये, ठीक है। तो यहाँ पर Mn4+ जो है इसका होता है रिडक्शन, ये कहां चला जाता है, Mn3+ में चला जाता है। और जिंक जो है आपका, इसका होता है ऑक्सीडेशन, ये आपका Zn2+ में चला जाता है। तो ड्राई सेल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास ड्राई सेल है उसका यूज कहां कहां होता है, टॉर्चेस में, टॉयज, टेप रिकॉर्डर जो होते हैं इनमें इसका यूज होता है। अब बात करते हैं मरकरी सेल की। रबन मैलरी सेल, ये भी इसको बोला जाता है। ये एक नए टाइप का ड्राई सेल ही होता है। जो लो
करंट डिवाइसेस होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। जैसे कि वॉचेस, हियरिंग एड्स, ठीक है, उनमें इसका यूज किया जाता है। ये आपकी ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं ये जिंक का कंटेनर है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पोरस पेपर लाइनिंग है, जो कि जिंक के कंटेनर को, जो इधर अंदर पेस्ट भरा हुआ है, उससे सेपरेट करती है। और इस पेस्ट किस चीज का है? ये है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये यहां इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भरा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या कुछ इसमें सेल रिएक्शंस होते हैं, उनकी बात करते हैं। जो जिंक है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, वो बनाता है जिंक ऑक्साइड। ये हमारे पास बनता है यहां पर, जब जिंक आपका रिएक्शन करता है यहां पर जो आप देख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है जी। अब क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो मरकरी में कन्वर्ट होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो, और मरकरी में कन्वर्ट होने लगता है, और दोबारा से उसको रीजनरेट करने लग जाता है जो चीज ऊपर कंज्यूम की गई थी। तो अगर आप इसमें ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारे पास बचता क्या है, इधर जिंक, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और मरकरी। अगर आप देखें इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन आई है इसमें कोई आयनिक टर्म नहीं है। यहां से क्या पता चलता है, यहां से पता चलता है कि ये जो सेल होगा ये कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट वोल्टेज देगा थ्रू आउट द लाइफ, और वो कितनी होती है 1.35 वोल्ट, ठीक है। जिंक जैसा कि आप जानते हैं सॉलिड स्टेट में होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में होगा, और वो आपका मरकरी है वो लिक्विड होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। ओके, तो अब इसके आगे क्या होगा, यहां यूज कहां होना है, ये आपका जो लो करंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि वॉचेस एंड हियरिंग एड्स, जो गाने वगैरह सुनने के लिए चीजें यूज करते हैं, आप लोग देखते होंगे उनमें, और जो वॉचेस होती है उनमें, वहां इसका यूज होता है। अच्छा, इसमें ये जो मरकरी आप देख रहे हो ना, ये मरकरी जो इसमें प्रोडक्ट के तौर पे आ रहा है, और हम ये हमें पता है कि पॉइजनस होता है, तो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, और ये क्या करता है, ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल यहां खत्म होता है। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी सेल की। ये बैटरीज ही होती है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसमें जो एनोड कैथोड पर रिएक्शन होती है हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें। मतलब कहने का क्या है, इनको आप रिचार्ज कर सकते हो, बार बार डिस्चार्ज होगी फिर से चार्ज कर दो, ठीक है। दे कैन बी चार्ज अगेन, चार्ज अगेन एंड अगेन। जो अपने घरों में इन्वर्टर की बैटरी देखते हो वो इसी का एक एग्जांपल है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी की।
कि भाई लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है। देखिए पहले इसे बनाते हैं, देखने में कैसी लगती है ये। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या कुछ है। इसमें आप देख लो 6 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें जो आप ये येलो कलर से देख रहे हैं सामने की तरफ, ये क्या है, ये लेड की ही बनी इलेक्ट्रोड है जो अंदर से खोखली है, और उसमें क्या भरा हुआ है, उसके अंदर भरा गया है लेड ऑक्साइड, ठीक है। और जो आप ये पर्पल कलर में देख रहे हैं, इसमें जो ये इलेक्ट्रोड है इनके अंदर भरा गया है लेड, ठीक है। इसमें स्पॉन्जी लेड भरा गया है, अंदर से खोखली स्पॉन्जी लेड भरा गया है, इसके अंदर क्या लेड ऑक्साइड भरा गया है। इनको 3-3 के जोड़े में सीरीज में कनेक्ट किया गया है ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट मिले हमें। और इसमें से हर एक क्या 2-2 वोल्ट का 2-2 वोल्ट पोटेंशियल रखता है। तो टोटल कितनी हो गई, 12 वोल्ट की हो गई टोटल ये बैटरी, कितने की, 12 वोल्ट की। अब इसमें जो आप ये ब्लू कलर देख रहे हो, ये क्या है, लगभग 38% H2SO4 बाय मास भरा गया है। मतलब हर 100 ग्राम में 38 ग्राम क्या है, H2SO4 है। और यहां डेंसिटी कितनी है H2SO4 की, इसकी डेंसिटी है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आप इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उठाते हैं ऐसे, तो इसका वजन कितना आएगा, 1.30 ग्राम, ठीक है। ये मतलब है इसका, ठीक है जी। अब इसमें एनोड कैथोड रिएक्शन कैसे क्या कुछ होता है, देखिए पहले बात करें डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, लाइट चली गई और अब इसने ये डिस्चार्ज हुई, स्टार्ट हुई, इसने अपनी तरफ से जो एनर्जी स्टोर कर रखी थी वो देनी स्टार्ट की। तो उस टाइम क्या होता है, क्या एनोड कैथोड रिएक्शन होती है, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो लेड है, लेड ये जो इसमें भरा गया अंदर स्पॉन्जी लेड, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने आसपास मौजूद SO4 2- आयन, क्योंकि H2SO4 है, कैसे लौटेगा 2H+ आयन और SO4 2- आयन, तो उनके साथ ये रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, लेड सल्फेट। और इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कैथोड पे क्या होता है, मैं इसमें लिख भी दूं थोड़ा एनोड कैथोड ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो स्पॉन्जी लेड है, ये वाली इलेक्ट्रोड्स क्या है आपकी, ये काम कर रही है एनोड की तरह, और ये वाली काम कर रही है आपकी कैथोड की तरह, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है, जो ये लेड ऑक्साइड भरा गया है इसके अंदर, ये भी अपने आसपास के सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करता है। साथ में यहां पे क्या H+ आयन भी है, H2SO4 टूटा था ना, H2H+ आयन और SO4 2- में, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से इसने रिलीज किया वो इसने यहां पे पकड़े और यहां इसको कन्वर्ट कर दिया PbSO4 + 2H2O में, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ बैलेंस है, जो मुझे लग रहा है आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी वो देखिए, स्पेस मेरे पास रह गया है कम, तो चलो स्क्रीनशॉट बाद में खिंचवाएंगे इसका, थोड़ा सा इसको खिसका देते ऊपर की तरफ। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे इसके अंदर। अब हमारे पास क्या बचेगा, Pb + PbO2 + 2SO4 2- + 4H+ gives you 2PbSO4 है ना, PbSO4 और PbSO4 + 2H2O। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें रिएक्टेंट साइड पर आ रहा है H+ आयन,
SO4 2 माइनस आयन। इसका मतलब क्या है कि समय बीतने के साथ साथ जो H2SO4 है वो कंज्यूम होने लगेगा, मतलब वो कम होने लगेगा। और जब ये कम होने लगेगा तो सीधी सी बात है डेंसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था इसका, ये डेंसिटी थी। अब ये H2SO4 इसमें कंज्यूम हो रहा है धीरे धीरे, तो H2SO4 की इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज करने लग जाएगी। जब इसकी डेंसिटी डिक्रीज करती जाती है और ये डेंसिटी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से घटकर लगभग 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक आ जाती है, अब ये कहता है कि भाई मुझे रिचार्जिंग की जरूरत है, मुझे रिचार्ज कर दो। तो अब इसमें रिचार्जिंग की जाती है। तो हम बात करेंगे ड्यूरिंग रिचार्जिंग। उस टाइम क्या होता है, अब एनोड कैथोड रिएक्शन जो होगी वो पलट जाएगी। देखो अभी जो ऊपर मैंने इसमें डिस्चार्जिंग में लिखा है ना, वो है इसकी एक तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और यहां से जो मतलब ये क्या है, यहां पे करंट को बना रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। अब क्या है, जब इसकी डेंसिटी इतनी गिर गई, यहां तक आ गई, अब कहता हूं रिचार्ज करो। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब जाके इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, फिर से H2SO4 की परसेंटेज बढ़ेगी। मतलब अब क्या है, पहले केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम कन्वर्ट हो रही थी, तो उस दौरान ये काम क्या कर रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, तो कैसे काम कर रहा था, एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब जो रिचार्ज हो रहा है, अब ये कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, ठीक है जी। अब इसके एनोड कैथोड रिएक्शन क्या होगी, जो ऊपर है उसको पलट दो, मतलब जो इसमें एनोड है ना, जब मैं इसको पलटूंगा वो कैथोड बन जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज क्या है, जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो एनोड होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है, कैथोड बन जाता है। तो अब क्या है, मैं अगर इसमें जो एनोड वाली रिएक्शन में इसको लिख भी उल्टा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना बने बिल्कुल भी। ऊपर लिखूंगा इस बार कैथोड और नीचे लिखूंगा मैं एनोड, ठीक है, ऐसे करूंगा मैं, कैथोड एनोड, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, इसको पलट दो, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Pb प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, अब जब मैं इसको पलटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड बन जाएगा, जहां पे रिडक्शन हो रहा था वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो Pb है, जरा समझना मेरी बात को, देखो ये जो Pb है यहाँ पे 0 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे किसका कितना है +2, 0 से +2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ Pb का कितना है +4, और जबकि यहाँ पे कितना है +2, +4 से +2 क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे +2 से चला गया है 0 पे, रिडक्शन हुआ कैथोड पे, ऑक्सीडेशन अब क्या है, इसको ये +2 से कहां जाएगा, +4 में जाएगा। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा कि PbSO4 प्लस 2H2O gives you PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या आया मेरे पास, और रिएक्शन आएगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, हमारे पास क्या आया, PbSO4 2 टाइम्स प्लस 2H2O gives you Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस आयन प्लस 2 सल्फेट आयंस। इस बार अगर आप ऊपर वाले में देखो तो देखो H प्लस और SO4 2 में इसके रिएक्टेंट साइड में आ रहे, कंज्यूम हो रहे थे, इस बार H प्लस और SO4 कहां आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट साइड में आ रहे हैं, तो फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह से जो H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज कर गई थी, तो दोबारा से H2SO4 बनने लगेगा, इसकी डेंसिटी क्या फिर से इंक्रीज करने लग जाएगी, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें,
देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान रखना लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर कि ये रिचार्जेबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें ये जो प्रोडक्ट बनता है ना लेड लेड ये आपका लेड सल्फेट, ये सॉलिड स्टेट में होता है और ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही चिपक जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ही क्या होगा, ये चिपक जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ही चिपक जाता है ये आपका, कहां, ठीक है, हाँ, इनके ऊपर चिपक जाता है ऐसे ही। तो जब चिपक जाएगा तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन किया ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का लेन देन क्या होता है, आसान हो जाता है। तो ये इसीलिए दोबारा रिचार्जेबल होता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, स्टिक की मतलब वो चिपक जाता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, अदरवाइज रिचार्जेबल नहीं होती। अब देखिए आगे निकल कैडमियम बैटरी की हम लोग बात करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहां तक, देखिए निकल कैडमियम बैटरी जो है हमारे पास, ये ना NiCad इसके नाम से भी आती है ये। ठीक है, और जैसे लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज होती है, जो घर में इन्वर्टर होता है ना, लेड स्टोरेज बैटरी का ही होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। अच्छा, इसमें एक बात और है, अगर आप इसमें देखिए ना तो इसमें प्रोडक्ट जो था, ठीक है, यहां कुछ नहीं, गैस वगैरह की तो कुछ भी दिक्कत ही नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं निकल कैडमियम बैटरी की। तो इसमें क्या होता है देखो, होता तो ये ऐसा, देखें जैसे पेंसिल सेल होता है ना, ये उसी तरह का होता है देखने में। तो वास्तव में इसमें ये दो हिस्सों में होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड हमारी यहां होती है, एक इलेक्ट्रोड हमारी इस तरफ होती है, ऊपर इसमें सील लगा दी जाती है। अरे सील भी कहां लगती है भी ध्यान रखना है, इसके पीछे भी थ्योरी है, क्या है बताएंगे एक बार, इसको थोड़ा बना दे। तो देखो वास्तव में तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे ये जो आपका, ये मान लो कैडमियम की इलेक्ट्रोड है, ये निकल की इलेक्ट्रोड है। कैडमियम जो काम करता है इसमें एनोड की तरह, ये, और ये काम करती है इसमें कैथोड की तरह। मतलब NiO2 का सॉल्यूशन होता है, उसकी बात है। यहां पे NiOH का ट्वाइस, देखो ठीक है, NiO2 यहां भरा हुआ है, पानी दोनों में रहेगा। ऊपर वाले में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है यहां। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, सील वाली बात बताऊं। सील जो है ना, जैसे आप देखो, जो पहले मैं ड्राई सेल करवाई थी उसमें भी सील बनाई हुई थी, इसमें भी मैंने सील बनाई है। सील तभी बनती है जब जो प्रोडक्ट है वो कोई गैस ना हो, और अगर गैस है तो वो कंज्यूम हो जाए। जैसे ड्राई सेल में क्या था, अमोनिया गैस थी, लेकिन वो क्या थी, उसी में कंज्यूम हो रही थी, उसी में जो जिंक आयन थे, क्लोराइड आयन थे, उन्हीं के साथ रिएक्शन कर रही थी। इसमें क्या है, अगर सील है तो मतलब इसमें कोई गैस रिलीज नहीं होगी। अगर गैस रिलीज हो और कुछ उसे कंज्यूम करने वाली चीज अंदर ना हो, ऊपर से सील कर दे, तो बैटरी कर जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी। ठीक है, ये बैटरी ब्लास्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये होता क्या है इसके अंदर, ये कहां पे यूज होता है, ये मोस्टली यूज होता है कैलकुलेटर्स वगैरह जो होते हैं ना, ये कैलकुलेटर्स में यूज होता है, जहां पर कि जो हमारा सेल है उसकी लाइफ क्या हो, काफी लॉन्ग लाइफ हो, जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी उसके मुकाबले काफी ज्यादा चल सके, वो ऐसी जगहों पर यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी एनोड कैथोड, पहले डिस्चार्जिंग की बात करते हैं कि डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है।
फिर बात करेंगे जब इसको चार्ज किया जाता है, चार्जिंग के दौरान क्या होता है। अब क्योंकि इसमें भी चार्जिंग पॉसिबल है ना बार बार, तो इसमें भी जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो सॉलिड स्टेट में होगा और वो इलेक्ट्रोड पे चिपकने वाला होगा। ठीक है, तो देखिए अब एनोड कैथोड रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इधर पहले एनोड कैथोड रिएक्शन रहेगी, यहां ओरल रिएक्शन आ जाएगी। ऐसे इसमें हम जब एनोड को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। कैथोड को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका एनोड बन जाएगा। मतलब एक को याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जो कैडमियम की इलेक्ट्रोड होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो OH माइनस आयन होती है उनके साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। अब क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको, ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए हैं इसे कौन पकड़ेगा, जो कैथोड में काम करेगा। यहां पे क्या होता है, NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू NiOH का ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। ओवरऑल रिएक्शन जो होगी उसमें क्या होगा, जो कटता पहले वो काट दो। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, 2OH से 2H कट गया। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O गिव्स यू NiOH का ट्वाइस प्लस CdOH का ट्वाइस। अब ये जो दोनों आप देख रहे हो, ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं और ये चिपक जाते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो अब क्या होगा, जब ऐसा होगा तो अब इसमें इनको दोबारा जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी इसको देंगे तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन को पकड़ना, रिएक्शन को रिवर्स करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहां पे क्या होता है, ये जो आप ऊपर रिएक्शन देख रहे हैं एनोड वाली, इसमें जो आपका कैडमियम है वो कहां से कहां जा रहा है, कैडमियम जा रहा है आपका 0 से +2 पे, निकल जा रहा है +4 से +2 पे। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब मैं जब पलट दूंगा रिएक्शन को, CdOH का ट्वाइस कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और हमें मिल जाएगा CD प्लस 2OH माइनस। तो अब क्या हुआ, ये +2 से कहां गया, +2 से 0, तो रिडक्शन हुआ। तो क्या है, कैथोड इधर काम करेगा। ये ऐसे इसको पलटेंगे, NiOH का ट्वाइस प्लस 2OH माइनस गिव्स यू NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये +2 से +4 में चला गया, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड इधर काम करेगा। जो कैंसिल होता है उसे काट दो, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। ओवरऑल रिएक्शन जो है हमारे पास क्या आई, CdOH का ट्वाइस प्लस NiOH का ट्वाइस, ये दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन पर चिपक जाते हैं। CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O। इसमें भी एक बात देखो, इसकी ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी चीज आपकी आयनिक फॉर्म में नहीं दिखाई गई अलग से। तो ये भी क्या कांस्टेंट वोल्टेज देता रहेगा, कितनी होती है 1.4 वोल्ट। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं लास्ट सेल की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं फ्यूल सेल के बारे में। देखिए क्या कुछ है इसके बारे में। ये जो है इसमें क्या होता है, एक ऐसा वोल्टिक सेल होता है जिसमें हम रिएक्टेंट को लगातार सप्लाई करते रहते हैं इलेक्ट्रोड में। तो क्या कहता है, कहता है ऐसा वोल्टिक सेल है जिसमें आप इलेक्ट्रोड को लगातार क्या रिएक्टेंट सप्लाई करते रहते हैं और साथ में जो प्रोडक्ट बनता है उसको साथ के हटाते भी रहते हैं। इसका डिजाइन इस तरह से होता है कि इसमें ये आपका H2C और CH4 ये इसमें फ्यूल की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके लिए फ्यूल की तरह होते हैं। तो जो इसके फ्यूल के कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, H2O2 सेल जो है बहुत फेमस फ्यूल सेल है। यहां मैं H2O2 फ्यूल सेल की रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। इसकी एनोड कैथोड रिएक्शन की बात करते हैं। साथ में इसको थोड़ा बना भी देते हैं कि देखने में कैसा लगता है। देखिए
ये जो इलेक्ट्रोड है ये ग्रेफाइट की पोरस इलेक्ट्रोड है। एक एनोड की तरह काम करेगी, एक कैथोड की तरह काम करेगी। मैंने माना ये जो है ये कैथोड की तरह काम कर रही है और ये वाली एनोड की तरह काम कर रही है। ठीक है, हमने यहां से हाइड्रोजन गैस को भेजा और यहां से ऑक्सीजन गैस को भेजा। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ग्रेफाइट की पोरस इलेक्ट्रोड, इनके अंदर कैटलिस्ट भरा हुआ है। इनके अंदर कैटलिस्ट भरा हुआ है जो कि प्लैटिनम या पैलेडियम हो सकता है, इनमें से होगा। ठीक है ना। ये जो खोखली इलेक्ट्रोड है इसी में अंदर की तरफ क्या है, ये कैटलिस्ट भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसमें काम करेगा। ठीक है जी, तो होता क्या है, यहां से जो हमारे पास जो गैसेस है वो अंदर की तरफ आती है, बबल की फॉर्म में अंदर की तरफ पहुंचती है और यहां पे रिएक्शन होती है। क्या कुछ होता है देखिए, एनोड पर रिएक्शन होती है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब यहां पहुंचती है वहां रिएक्शन करते हैं। देखो इसमें के नहीं दिखाते हम नॉर्मली, जिस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, जो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसे दिखाओ चाहे मत दिखाओ, जो इनर्ट रहेगा तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये इसमें एनोड कैथोड रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है ये आपका जा रहा है 0 से +1 में, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीजन है वो जा रहा है 0 से -2 में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी, जो कटता उसे काट दो। हमारे पास क्या बचा, 2H2 + O2। यहां है आपका 4H2, यहां है 2H2। 2H2 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बचा की तरफ मेरे पास नेट बचेगा 2H2O। इसमें जो ये आप देख रहे हैं वाटर जो प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाई दिया है, ये आपका जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके द्वारा पीने में यूज कर लिया जाता है। तो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा ये ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर लिया जाता है। इसमें किसी तरह की कोई हार्मफुल गैस नहीं निकल रही, तो किसी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, और इसकी जो वोल्टेज है ये क्या आपका लगभग आपका 1.5 वोल्ट तक का पोटेंशियल देता है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ ध्यान रखना है आपको, देखो ये चीज देखना। एक तो जो इसमें कैटलिस्ट है, आप देखो प्लेटिनम और पैलेडियम है जो काफी ज्यादा महंगे आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पहले इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं मैं, पहले आपको इसकी कुछ एडवांटेज बताता हूं, इसकी खूबियां क्या क्या है। एडवांटेजेस, सबसे पहले एडवांटेज तो ये कि किसी तरह कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, H2O, जो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा ड्रिंकिंग पर्पस में यूज कर लिया। तो नो मतलब क्या है, ये किसी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। दूसरी चीज, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट लगातार सप्लाई किया जाता है तो ये कभी भी जो सेल है डेड नहीं होता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ये कभी डेड नहीं होते। और 70 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में हम इनको ऑपरेट करते हैं, तो इसका पोटेंशियल जो है वो 0.9 वोल्ट तक आता है। और इसके अलावा जो इनकी एफिशिएंसी की बात करें, इनकी थ्योरेटिकली एफिशिएंसी है वो 90 से 100% तक है, लेकिन प्रैक्टिकली
ये लगभग 60 से 70% तक एफिशिएंसी रखते हैं, जो कि काफी सुपीरियर जो थर्मल पावर है उनकी एफिशिएंसी से काफी ज्यादा है। जिनकी 40% रहती है उससे क्या है, काफी ज्यादा है। थ्योरेटिकली निकालोगे तो 90 से 100% के बीच आती है। जैसे कि मैं अगर ये कहूं जो डेल्टा एच है कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो इसमें, वो लगभग 242 किलो जूल तक रहती है। जबकि इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, यूजफुल वर्क, उसके हिसाब से डेल्टा जी है वो आता है 229 किलो जूल। तो अगर आप एफिशिएंसी निकालेंगे ना, ईटा जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला बता रहा हूं अभी मैं इसका, जो कि होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। तो 229 डिवाइड बाय 242, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 95% आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, लगभग 95% तक आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो चलो खूबियां हो गई इसकी। अब क्या इसमें कुछ कमियां भी है? हाँ जी, कमियां भी है। क्या कमियां है अब देखते हैं इसमें, लिमिटेशंस क्या है। देखो जो फ्यूल सेल है इसको बनाने में कुछ इकोनॉमिकल तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है। क्या क्या है, अगर उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहले तो क्या है, इसमें जो फ्यूल है वो गैस की फॉर्म में है। जो इलेक्ट्रोलाइट है KOH, इसमें तो H2O2 लेके चल रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये लिक्विड फॉर्म में है। और जो कैटलिस्ट है आपका, कैटलिस्ट जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम और सिल्वर, ये सॉलिड स्टेट में है। जब तक ये एक साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे हमारा सेल काम नहीं करेगा। और तीनों अलग अलग फेसेस को एक साथ कांटेक्ट में लाना क्या है, काफी डिफिकल्ट है। ये चीज टेक्निकली क्या है, इसमें काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, तीनों डिफरेंट फॉर्म को एक साथ कांटेक्ट में लाना। दूसरी चीज, जो इसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है, प्लैटिनम, पैलेडियम या सिल्वर, ये काफी एक्सपेंसिव होता है। तीसरी चीज, जो इसकी इलेक्ट्रोड होती है ना वो कोरोड हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है। जंग का मतलब, मैं सॉरी कोरोड ही वर्ड बोलूंगा, जंग नहीं बोलूंगा, मतलब उसका हनन होने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात आ गई हमारे पास, तीनों अलग अलग फॉर्म है। कैटलिस्ट जो इसमें यूज हो रहा है वो काफी महंगा होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स है वो कोरोड कर जाती है। ठीक है, तो ये जो इसमें डिफिकल्टीज आती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एक लास्ट कमी है ये वो क्या है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हमारी जो गैस है उनको हैंडल करना, क्योंकि हमारे फ्यूल क्या है, गैस फॉर्म में, उनको हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे हमने जो हमारा सारा टॉपिक है, हमें आज इतना ही यहां तक डिस्कस करना है। इसके आगे का जो टॉपिक है, जो आगे का लेक्चर है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।